दोस्तों ये स्टोरी का 21वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हर्षवर्धन ने आर्या के दोनों हाथों को पकड़ा और सोफे पर बैठाकर कहा, बच्चा मेरी बात सुनो, गलती करने पर पनिशमेंट मिलती है और मैंने शिवाय को पनिशमेंट दे दी है, समझी। आर्या ने आंखों में आंसू लेकर ना में गर्दन हिला दी। आर्या ने हर्षवर्धन के हाथ पर काट लिया। हर्षवर्धन को दर्द हुआ तो उसने आर्या का हाथ छोड़ दिया। आर्या भागते हुए शिवाय के पास गई और शिवाय की कमर पर रखी हुई ईंट हटा दी। आर्या ने दिव्यांश की कमर की ईंट भी हटा दी। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने फिर से वही ईंट वापस से दिव्यांश और शिवाय की कमर पर रख दी। आर्या गुस्से से हर्षवर्धन को घूर रही थी और हर्षवर्धन भी गुस्से से आर्या को देख रहा था। आर्या ने फिर से दिव्यांश और शिवाय की ईंट उनकी कमर से उठा दी। हर्षवर्धन ने फिर से दिव्यांश और शिवाय की कमर पर ईंट रख दी। पैंथर खुद में ही बड़बड़ाया, यह दुनिया की पहली बहू होगी जो ससुर से पंगे ले रही है। अरे छोटी भाभी दूर रहिए इनसे, बहुत डेंजर ससुर जी हैं। आर्या इशारों में हर्षवर्धन को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन हर्षवर्धन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर बोला, सर लिटिल गर्ल कह रही है कि अगर आपने शिवाय को उठने के लिए नहीं कहा तो वह भी मुर्गा बन जाएगी। मुर्गा नहीं मुर्गी, पैंथर थोड़ा तेज बोला तो सब ने सुन लिया। हर्षवर्धन ने फिर घूर कर पैंथर को देखा। पैंथर अपना स्लाइवा गटक सर झुकाकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन राजवीर की बात सुनकर दांत पीसता हुआ रह गया। हर्षवर्धन बोला, शिवाय दिव्यांश उठ जाओ। दोनों उठ गए। हर्षवर्धन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन आर्या को देखते हुए हर्षवर्धन ने उन दोनों को उठने के लिए कह दिया। हर्षवर्धन गुस्से में पलट गया तो उसने देखा हीर हॉल में कहीं भी नहीं है। हीर वहां नहीं थी तो हर्षवर्धन को एक मौका मिल गया। हर्षवर्धन ने पलटकर एक एक थप्पड़ शिवाय के गाल पर जड़ दिया। शिवाय तो हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था और आर्या ने तो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। हर्षवर्धन ने एक चाटा दिव्यांश के गाल पर मारकर कहा, अभी पनिशमेंट खत्म नहीं हुई है, तुम्हें और पिटना है और ना ही यहाँ तुम्हारी सिंड्रेला चाची हैं जो तुम्हें बचा लेंगी। इतना कहकर हर्षवर्धन हवेली के बाहर गया और गार्डन में से एक डंडा उठाकर लाया। हर्षवर्धन ने सेकंड भी नहीं लगाया और सिवाय दिव्यांश पर बजाना शुरू कर दिया। सब हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहे थे। दिव्यांश और सिवाय दोनों ही गार्डन में पिट रहे थे। दिव्यांश को अपने किए पर बहुत पछतावा था इसलिए वह तो चुपचाप पिट रहा था लेकिन सिवाय की नौटंकी चालू थी। सिवाय कभी इधर भागता कभी उधर भागता और कभी आर्या के पीछे छुप जाता। आर्या भी गुस्से में हर्षवर्धन को देख रही थी और बार बार हर्षवर्धन से डंडा लेने की कोशिश कर रही थी। हर्षवर्धन ने राजवीर को आवाज लगाकर कहा, राजवीर शिवाय की छुईमुई को पकड़ो। राजवीर बाहर आया और ना चाहते हुए भी उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने फिर से शिवाय और दिव्यांश को मारना शुरू किया। अभी दोनों के 10 या 12 ही डंडे लगे थे कि हीर गार्डन में भागती हुई आई और हर्षवर्धन से डंडा लेते हुए बोली, साहब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था कि आप इन पर हाथ नहीं उठाओगे। आपने मेरी बात नहीं मानी। हर्षवर्धन का गुस्सा खत्म तो नहीं हुआ था लेकिन हीर का चेहरा देखकर काफी हद तक शांत हो गया था। हीर ने हर्षवर्धन से डंडा लेकर साइड में फेंक दिया। हीर ने नम आंखों से कहा, साहब या तो गलत बात है, इतने बड़े बच्चों पर कोई हाथ उठाता है। मैं थोड़ी देर के लिए बाल गोपाल को भोग क्या लगाने गई, आपने तो दिव्यांश और शिवाय भैया को मारना ही शुरू कर दिया। आर्या ने भी जैसे तैसे राजवीर से हाथ छुड़वाया और हीर के पास भागती हुई आई। आर्या इशारों में ही हीर से हर्षवर्धन की शिकायत करने लगी। हीर ने आर्या को गले लगाकर कहा, अच्छा तुम चुप हो जाओ, अब नहीं मारेंगे। आर्या तो हीर से गले लगकर चिपकी हुई सुबक रही थी। हीर भी कंटिन्यू आर्या को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। आर्या अब रघुवंशी फैमिली में घुलने मिलने लगी थी। धीरे धीरे सब पर यकीन करने लगी थी। हीर ने एक नज़र हर्षवर्धन को देखा लेकिन उम्मीद भरी नजरों से कि शायद अब वह दिव्यांश शिवाय को न कहें। हर्षवर्धन ने गहरी सांस लेकर बोला, तुम दोनों जाकर मुर्गा बन जाओ। पैथर इनकी कमर पर ईंट रख दो। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा यह दोनों मुर्गा ही बने रहेंगे।
कोई इन्हें नाश्ता नहीं देगा। आर्या गुस्से में हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आर्या को देखकर कहा, तुम भूल गई तुम्हारे साथ क्या किया है शिवाय ने? तुमसे काम करवाता था ना, शिवाय तुम्हें गार्डन में सुलाता था, तुम्हारे बाल काट दिए थे, तुम्हारे भाई को मारा भी था। भूल गई तुम? आर्या बहुत ध्यान से हर्षवर्धन की बातें सुन रही थी। आर्या को कुछ कुछ बात याद आने लगी। आर्या ने एक बार शिवाय की तरफ देखा। शिवाय आर्या के दिल की हालत समझते हुए हर्षवर्धन से बोला, चाचू मारना है तो मार लो, लेकिन मेरे और मेरी छुई मुई के बीच में लड़ाई मत करवाओ। हर्षवर्धन ने एक और चाटा शिवाय के गाल पर मारा और बोला, तू अपनी छुई मुई से बोल कि तेरे और तेरे पनिशमेंट के बीच में ना आए। शिवाय ने अपने गाल पर हाथ रखकर आर्या की तरफ देखा और बोला, मेरी तरफ देखो छुई मुई, चाचू सही कह रहे हैं, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, बस उसी की पनिशमेंट मुझे मिल रही है। अब तुम चाचू से कुछ मत कहो। आर्या तो रोने सी सूरत बनाकर शिवाय को देख रही थी, लेकिन तभी आर्या को गार्डन में शौर्य आता हुआ दिखाई दिया। शौर्य को देखकर आर्या उछल गई और भागती हुई शौर्य के पास चली गई। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने दिव्यांश और शिवाय को देखा और इशारों में फिर से मुर्गा बनने के लिए कहा। दोनों फिर से मुर्गा बन गए। आर्या ने कई महीनों बाद शौर्य को देखा था, इसलिए वह तो उछलकर शौर्य के गले लग गई। शौर्य ने भी उसे पकड़कर उठा लिया। शौर्य आर्या से मिलकर बहुत खुश था। वह तो मिलने ही आर्या से आया था। आर्या को लगभग ठीक देखकर शौर्य को बहुत अच्छा लग रहा था। जो काम वह कई सालों से नहीं कर पाया, शिवाय ने कुछ ही महीनों में कर दिया था। एक सेकंड के लिए तो आर्या को देखकर शौर्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्या की मुस्कुराहट शौर्य के दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। शौर्य सच में आर्या को ऐसे देखकर बहुत खुश था। कहीं ना कहीं उसी शिवाय को थैंक यू भी बोलना चाहता था, क्योंकि वह सब कुछ शिवाय की वजह से हुआ था, वरना सच में आर्या तो मर जाती। आर्या को नई जिंदगी शिवाय ने दी थी। बहुत देर तक दोनों भाई बहन एक दूसरे को खुश होकर देखते रहे। आर्या ने जब इशारों में शौर्य से बात की तो शौर्य ने इशारा समझते हुए कहा, हाँ हाँ, दृष्टि भी आई है, पूर्वी भी आई है, और तुम्हें पता है पापा के एक दोस्त वरदान सिंह रजावत जो तुम्हें हॉस्पिटल में मिले थे, वह भी आए हैं। शौर्य आर्या का हाथ पकड़कर हवेली के अंदर जाने लगा तो उसने बीच में शिवाय और दिव्यांश को मुर्गा बने हुए देखा। शौर्य को हंसी आ गई। शौर्य ने एक ईंट और उठाई और शिवाय के कमर पर रख दी। शिवाय का सर नीचे था, उसे दिखाई नहीं दिया कि किसने उसकी कमर पर ईंट रखी है। शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, कौन है बे? चाचू ने एक ईंट रखने के लिए कहा था ना, दो क्यों रख दी? क्योंकि तेरी गलती भी दुगनी थी। शिवाय झुका हुआ था, इसलिए शौर्य को देख नहीं पाया। शिवाय बोला, साले तुझे बड़ा मजा आ रहा है? शौर्य हंसता हुआ बोला, हाँ आ तो रहा है। यह बात तो मैं भी जानता था कि जब चाचू को सब कुछ सच सच पता चलेगा तो तेरी बैंड बजना तो पक्की है। कमर कस ले शिवाय, यह पनिशमेंट तो चाचू ने दी है, मेरी पनिशमेंट तो अभी बची है। शिवाय इरिटेट हुए बोला, साले तेरी आर्या को मैंने ही ठीक किया है, इसलिए तेरी पनिशमेंट कैंसिल। बचपन में जो कह रहा था तू, बोल पेंसिल, तेरी मेरी पनिशमेंट कैंसिल। शौर्य हंसता हुआ बोला। शौर्य को शिवाय को ऐसे मुर्गा बनता हुआ देख बड़ा सुकून मिल रहा था। शौर्य शिवाय की कुछ यादें भी ताजा हो गई थी। शौर्य की बात सुनकर शिवाय उठ गया और शौर्य की तरफ पंच बनाकर खड़ा हो गया, लेकिन तभी शिवाय की नजर हर्षवर्धन पर पड़ी जो गार्डन में ही आ रहा था। शिवाय जल्दी से मुर्गा बन गया। शौर्य ने हंसते हुए ईंट शिवाय की कमर पर रख दी। शौर्य ने हर्षवर्धन को देखा तो उनके पास जाकर पैर छूकर बोला, तो फाइनली चाचू शादी का डिसीजन ले ही लिया आपने? हर्षवर्धन ने शौर्य को गले लगा लिया। हर्षवर्धन बोला, जो दिव्यांश शिवाय ने किया है उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दिव्यांश और शिवाय अपनी हदें पार कर रहे हैं? चाचू, शिकायत करना मेरी फितरत नहीं है। वैसे भी उस वक्त मैं बहुत डर गया था। मुझे बस डर था कि कहीं शिवाय मेरी आर्या के साथ कुछ गलत ना कर दे, लेकिन शिवाय ने तो मेरी आर्या को ठीक कर दिया। शौर्य ने हर्षवर्धन को जवाब देते हुए कहा। हर्षवर्धन बोला, अगर वक्त को पीछे ले जा सकता तो तुम्हारे बिताए हुए वह 5 दिन तुम्हें वापस कर देता, लेकिन मैं वक्त को पीछे नहीं ले जा सकता। इस वक्त बस तुमसे माफी मांग सकता हूँ। शौर्य बोला, चाचू प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए।
सौर्य ने फिर एक नज़र शिवाय को देखा और बोला, वैसे भी मेरा और शिवाय का रिश्ता थोड़ा हटके है। मैं शिवाय से अपने आप निपट लूंगा। खैर छोड़िए, चाची से तो मिलवाइए, मैं भी तो देखूं आप पर किसका जादू चल गया। हर्षवर्धन शौर्य और आर्या को लेकर हवेली के अंदर चला गया। तभी गार्डन में पूर्वी दृष्टि का हाथ पकड़े हुए अंदर आ रही थी। पीछे पीछे वरदान सिंह रजावत भी आ रहा था। पूर्वी जब दिव्यांश और शिवाय के पास से गुजरी तो हंसकर बोली, दृष्टि, यहाँ कोई दो लड़के मुर्गा भी बने हुए हैं। इंटरेस्टिंग हवेली है। दृष्टि सुनते ही दिव्यांश खड़ा हो गया और कंटिन्यू दृष्टि को ही निहारने लगा। जब तक दृष्टि हवेली के अंदर नहीं चली गई, दिव्यांश दृष्टि को ही देखता रहा। दिव्यांश के चेहरे पर अपने आप ही एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने दृष्टि को देखकर मन ही मन कहा, या मेरी शिकंजी गोलू मोलू सी क्यों होती जा रही है। तभी दिव्यांश का ध्यान ऊपर की तरफ गया, जहां हर्षवर्धन शौर्य के साथ बालकनी में बैठा हुआ था। हर्षवर्धन ने घूरकर दिव्यांश को देखा और दिव्यांश चुपचाप फिर से मुर्गा बन गया। तभी पैंथर भागता हुआ आया और दिव्यांश के बराबर में मुर्गा बनकर बोला, सर आपकी पकौड़े वाली आ गई, साथ में मेरी चटनी को भी ले आई। दिव्यांश पैंथर को जवाब देते हुए बोला, पता है, मेरे सामने से ही गई है यार। पैंथर आज पहली बार लग रहा है। अच्छा हुआ दृष्टि देख नहीं सकती, वरना वह मुझे मुर्गा बना हुआ देख लेती तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाता। पैंथर और शिवाय दोनों हंसने लगे। शिवाय बोला, क्या बात है दिव्यांश, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे 16-17 साल का लड़का हो और उसकी कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की के सामने तेरी इज्जत जाते जाते बच गई। दिव्यांश ने मुर्गा बने हुए ही पूछा, शिवाय एक बात पूछूं। शिवाय ने भी दिव्यांश की बात की गहराइयों को ना समझते हुए बोला, हाँ हाँ कुछ भी पूछ, सच बताऊंगा। तू साली साहिबा से प्यार करता है? दिव्यांश ने सीधा सवाल किया। शिवाय ने दिव्यांश के सवालों का जवाब नहीं दिया। देता भी क्या, उसके पास तो खुद ही इसका जवाब नहीं था। शिवाय को चुप देखकर दिव्यांश ने फिर पूछा, शिवाय इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था कि तेरे पास इसका जवाब ना हो। क्या मैं मान लूं कि तेरे पास इसका जवाब नहीं है? जब सवालों के जवाब नहीं होते तो समझ जाओ कि उस सवाल का जवाब ही है। शिवाय दिव्यांश की बात पर बोला, नहीं, मैं छुई मुई से प्यार नहीं करता। जैसे तुम्हें दृष्टि को लेकर गिल्ट है, ऐसे मुझे भी आर्या को लेकर गिल्ट है। बस उसी गिल्ट के चलते मैं छुई मुई को ठीक कर रहा हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करता और मैं क्लियर हूँ। मैं अपनी अमेरिकन ब्यूटी को प्यार करता हूँ, लायरा से प्यार करता हूँ। दिव्यांश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, झूठा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं छुई मुई से प्यार नहीं करता। वह बहुत मासूम है, प्यारी है, सुंदर है, अच्छी है, पर मेरे टाइप की नहीं है। शिवाय ने सफाई देते हुए कहा। दिव्यांश बोला, शिवाय अभी सोच ले, अभी तो छुई मुई तेरे पास ही है। अगर तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग है तो अपनी छुई मुई को अपने पास रख ले, वरना मेरी जैसी हालत ही हो जाएगी। मुर्गा बनना पड़ेगा, मुर्गा। शिवाय ने हंसते हुए कहा। हाँ तो तेरी जैसी ही हालत है मेरी भी, मैं भी मुर्गा बना हुआ हूँ। दिव्यांश शिवाय को समझाना चाहता था। शिवाय ने वह नहीं समझा और शायद शिवाय यही गलती कर गया कि उसने दिव्यांश की बातों की गहराइयों को नापने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद गार्डन में धूप आने लगी। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही धूप में मुर्गा बने हुए थे। हीर से देखा नहीं जा रहा था। हीर हर्षवर्धन के पास जाकर बोली, साहब अब तो गार्डन में धूप भी आ गई, शिवाय भैया और दिव्यांश भैया को अंदर बुला लीजिए। हर्षवर्धन बोला, उनकी गलती बहुत बड़ी है। तुम्हें मेरी पनिशमेंट दिख रही है, लेकिन उनकी गलती नहीं। मैं उन्हें अंदर नहीं बुलाऊंगा। मेरा गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। बुला लीजिए ना साहब, क्यों जिद कर रहे हैं? हीर ने हर्षवर्धन पर जोर डालते हुए कहा। हर्षवर्धन हल्के गुस्से में बोला, अगर मैंने उन्हें अंदर नहीं बुलाया तो तुम क्या करोगी? जाओ, जाकर ब्यूटिशियन के पास बैठो, ड्रेस सेलेक्ट करो, शाम के लिए रेडी होने के बारे में सोचो, गधों के बारे में मत सोचो। हीर ने इस बार थोड़े हक से कहा। साहब मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं, हर्षवर्धन हीर की आंखों में देखते हुए बोला। हीर नजरें झुकाकर चुपचाप वहां से चली गई। हीर सीधा जाकर दिव्यांश शिवाय के पास खड़ी हो गई। दिव्यांश ने हीर के पैर देखे तो बोला, सिंड्रेला चाची आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से, धूप तेज हो रही है। हीर बोली, जब तक आप दोनों अंदर नहीं जाएंगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगी, यहीं खड़ी रहूंगी। पैंथर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सैंडविच खा रहा था। पैंथर अपना पैर पटकता हुआ उठा और बोला, यार या सिंड्रेला चाची भी ना। पैंथर ने अपनी प्लेट उठाई और गार्डन में दिव्यांश के पास आकर खड़ा हो गया। पैंथर को देखकर शिवाय बोला, अब तू यहाँ क्यों आया है? पैंथर बोला, विटामिन डी खाने।
थोड़ी देर बाद राजवीर, रूही, विराज, वीरा सब गार्डन में आ गए। दिव्यांश बोला, तुम सब किस खुशी में यहाँ खड़े हो? गर्मी नहीं लग रही? रूही बोली, भैया हम सब आपकी पनिशमेंट को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चाचू जब हम सबको साथ में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अंदर बुला लेंगे। वैसे भी थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, सबके सामने आप लोगों की इज्जत का कचरा हो जाएगा, तो आपको कचरा होने से बचाना है। शिवाय बोला, मैं पहले ही कहता था, तो मेरी पक्की वाली बहन है। रूही थोड़ा मुंह बनाकर बोली, आर्या दृष्टि भी किसी की बहन थी। यार चाचू मार तो चुके हैं मुझे, कितना कुछ सुना भी चुके हैं, तू अब अलग से सुना रही है। मेरे सामने शौर्य की इतनी तारीफ कर रही थी, मेरा जी कर रहा है ऊपर से तू सिवाय सफाई देते हुए बोला। सारे ही आपस में बातें कर रहे थे कि हल्की फुल्की कॉमेडी भी कर रहे थे। सब एक साथ ऐसे खड़े थे जैसे किसी पिकनिक पर आए हों। दिव्यांश और शिवाय की तो कमर लगभग टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहे थे। तभी पीहू उन सब के पास भागती हुई आई। पीहू को देखकर सबने एक साथ कहा, पीहू तुम यहाँ मत आओ, वापस जाओ। लेकिन पीहू भागती हुई आई और हीर की गोदी में चढ़ गई। धूप ज्यादा होने की वजह से सिर हीर ने पीहू को अपने दुपट्टे में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने हीर को आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। हर्षवर्धन ने फिर पैंथर को आवाज लगाई, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। हर्षवर्धन काफी हद तक समझ गया। हर्षवर्धन ने गार्डन में जाकर देखा तो सब धूप में शिवाय और दिव्यांश के पास खड़े थे। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन को नाज था अपने परिवार पर, जो हर सिचुएशन में एक साथ रहता था। शिवाय और दिव्यांश की गलती होने के बाद भी उसकी फैमिली के मेंबर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, आ जाओ सब अंदर, यहाँ मुझे हम सब साथ साथ हैं कि फिल्म चलाकर मत दिखाओ। सबसे पहले रूही आई और अपना कंधा हर्षवर्धन के कंधे पर मारती हुई गुनगुनाने लगी, मेरे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। धीरे धीरे सब अंदर आ गए। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, अब जा करके सब अपने अपने कमरे में आराम कर लो। कुछ घंटे बाद तैयार हो जाना। सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन दिव्यांश तो दृष्टि को ढूंढने लगा। पुश्तैनी हवेली सच में बहुत बड़ी थी, जिसका एक हिस्सा ही हर्षवर्धन इस्तेमाल करता था। दिव्यांश पूरी हवेली में दृष्टि को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे दृष्टि कहीं नहीं मिली। दिव्यांश ढूंढता ढूंढता थक ही गया। दिव्यांश रेस्ट करने के लिए एक जगह खड़ा हो गया और खुद से ही बोला, यार यह हमारी हवेली इतनी बड़ी क्यों है? क्या दृष्टि को मेरे बराबर वाला कमरा नहीं दे सकते थे? चाचू मेरे पास में रहती तो कितना अच्छा होता, पता नहीं कौन सा कमरा दे दिया। फाइनली हवेली के 2 राउंड मारने के बाद दिव्यांश ने एक कमरा देखा जो खुला हुआ था। उस कमरे के बेड पर दृष्टि का दुपट्टा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश समझ गया कि यह कमरा ही दृष्टि का है। दिव्यांश ने अपना फोन निकाला और पैंथर को मैसेज कर दिया। थोड़ी ही देर में पैंथर भी वहां आ गया। दिव्यांश जब कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था, शायद दृष्टि बाथरूम में थी। दिव्यांश कमरे में अपनी नजर दौड़ाने लगा, तभी उसके कानों में पानी की आवाज आई। दिव्यांश समझ गया कि दृष्टि वॉशरूम में ही है। तभी वॉशरूम से एक आवाज आई, पूर्वी पूर्वी मेरा टॉवल बाथ टब में गिर कर गीला हो गया, तुम प्लीज मुझे टॉवल पास कर दो। दिव्यांश ने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी टॉवल नहीं दिखा। दिव्यांश ने कबर्ड खोला, उसमें से एक टॉवल निकाल कर वॉशरूम के गेट के पास गया। दिव्यांश ने गेट नॉक किया तो दृष्टि ने हल्का सा गेट खोलकर हाथ आगे कर दिया। दिव्यांश ने टॉवल दृष्टि के हाथों पर रख दिया। थोड़ी देर बाद दृष्टि एक ढीला सा फ्रॉक सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। दृष्टि के गीले बाल खुले हुए थे। दृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश की नजर दृष्टि से हट ही नहीं रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मेरी शिकंजी तो सच में बहुत खूबसूरत है। तभी पैंथर भी कमरे में आ गया। दृष्टि अंदाजे से बेड पर बैठी और हल्के गुस्से में बोली, पूर्वी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मत देखो, अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज पूर्वी, घूरना बंद कर। तू तो ऐसे देख रही है जैसे पहली बार देख रही हो। पता नहीं, लेकिन तेरी नजरों की तपिश मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पैंथर ने पूर्वी को आवाज निकाल कर कहा, वह क्या है ना दृष्टि, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम परी के जैसी, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे देख रही हूँ। क्या हुआ दृष्टि, क्या मेरा देखना तुझसे बर्दाश्त नहीं है?
या फिर दिव्यांश रघुवंशी का ही देखना तुझे अच्छा लगता है? यह शब्द सुनकर कहीं ना कहीं दृष्टि के गाल लाल हो गए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। दृष्टि बोली, पूर्वी प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे घबराहट होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। प्लीज जब तक हम यहाँ हैं तो मिस्टर रघुवंशी के बारे में बातें मत कर। दिव्यांश बिल्कुल दृष्टि के सामने जाकर बैठ गया। उसने तो जैसे पलकें झुकाना ही बंद कर दिया था। कितने दिनों बाद उसने दृष्टि को देखा था। वह तो जैसे दृष्टि को अपनी आंखों में ही समा लेना चाहता था। पैंथर ने फिर से पूर्वी की आवाज निकाल कर कहा, अच्छा नहीं करती उनकी बात, पर एक बात बता, अगर तुझे शादी में मिस्टर रघुवंशी ने प्रपोज कर दिया तो तू क्या करेगी? अब दृष्टि की आंखों में ठहरे हुए आंसू बह गए। दृष्टि बोली, पूर्वी तू जानती है ऐसा कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तूने नहीं सुना था विशाल ने मेरे बारे में क्या कहा था, कि तुझे तो कोई रखेल ही बना ले, वह भी बहुत बड़ी बात है। मिस्टर रघुवंशी ने वही तो किया। तुझे लगता है कि वह अपनी रखेल को प्रपोज करेंगे, उससे शादी करेंगे, उसे पत्नी का दर्जा देंगे? तुझे नहीं पता पूर्वी, जब मेरी उनकी आखिरी मुलाकात थी तो उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, जो शायद मैं कभी सुनना ही नहीं चाहती थी। मैंने अपनी जिंदगी के 5 दिन दिए हैं उन्हें। तुझे पता है मैं उन 5 दिनों के बीच में फंसकर रह गई हूँ। चाहूं तो भी नहीं उन 5 दिनों से आगे बढ़ सकती। दृष्टि के आंसू देखकर दिव्यांश भी उदास हो गया। दिव्यांश जिस सिचुएशन में था वह दृष्टि को चुप भी नहीं करवा सकता था और उसे रोते हुए भी नहीं देख सकता था। वह बहुत जल्द अपने और दृष्टि के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना इतना आसान नहीं था। दृष्टि रोते हुए बोली, पूर्वी मुझसे ऐसी बातें मत किया कर, मुझे सरदर्द होता है, प्लीज, मुझे बेचैनी हो जाती है। पैंथर बोला, ठीक है भाभी, आप रेस्ट कीजिए, मतलब दृष्टि तुम रेस्ट करो। दृष्टि इस वक्त जिस हालत में थी उसने पैंथर की आधी अधूरी बात ही सुनी। तभी कमरे के बाहर से कुछ आहट हुई। दिव्यांश और पैंथर दोनों के कान खड़े हो गए। पैंथर ने हल्का सा झांक कर देखा तो पूर्वी आ रही थी। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही दृष्टि के कमरे से चुपचाप निकल गए। दिव्यांश इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था। वह दृष्टि को और ज्यादा रोते हुए नहीं देख सकता था। दिव्यांश को अपने किए पर सच में बहुत पछतावा था और अब तो उसके किए की पनिशमेंट भी उसे मिल गई थी। दिव्यांश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिव्यांश अपने कमरे में नहीं गया। दिव्यांश भागता हुआ हर्षवर्धन के कमरे में गया। दिव्यांश ने कमरे में जाकर सिर्फ हर्षवर्धन को देखा। दिव्यांश ने पीछे से हर्षवर्धन को गले लगा लिया। दिव्यांश ने अपना चेहरा हर्षवर्धन की कमर पर रख कर कहा, चाचू मुझे दृष्टि चाहिए। दिव्यांश ने इस वक्त नोटिस नहीं किया कि हर्षवर्धन के कमरे में वरदान सिंह रजावत और शौर्य राजपूत दोनों बैठे हैं। अगर दिव्यांश देख भी लेता तो उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो अब कोई भी किसी कीमत पर दृष्टि चाहिए थी। दिव्यांश तो बस हर्षवर्धन को गले लगाकर अपनी फीलिंग बता रहा था। आंखें बंद किए हुए भी उसकी आंखें नम हो गई थी। दिव्यांश अब दृष्टि को रोते हुए नहीं देखना चाहता था। हर्षवर्धन ने खुद को दिव्यांश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की तो दिव्यांश ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, चाचू प्लीज। दिव्यांश का गला भर गया था। हर्षवर्धन समझ गया कि दिव्यांश को इस वक्त मोरल सपोर्ट की जरूरत है, वरना यह अभी रो देगा। दिव्यांश का हंसना रोना सब कुछ दृष्टि से जुड़ गया चुका था। दिव्यांश को पता भी नहीं चला कि कब उसे दृष्टि से इतना प्यार हो गया कि उसके रोने से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। शौर्य वरदान दोनों ही हर्षवर्धन और दिव्यांश की बात सुन रहे थे। शौर्य का दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्यांश दृष्टि से प्यार करने लगेगा। उसे तो यही लगता था कि दिव्यांश ने अपने बदले के चलते दृष्टि की जिंदगी खराब कर दी। हर्षवर्धन ने शौर्य की तरफ देखा। शौर्य ने हर्षवर्धन की नजरों को समझते हुए कहा, यह डिसीजन मेरा नहीं दृष्टि का है, उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है, इसलिए आप दृष्टि से ही पूछ लेना, मैं दृष्टि के हर फैसले में उसके साथ हूँ। वरदान और शौर्य दोनों ही हर्षवर्धन के कमरे से बाहर आ गए। कुछ देर बाद वरदान और शौर्य दोनों ही वरदान के कमरे में बैठे हुए थे। वरदान खड़ा हुआ था और खिड़की के पास जाते हुए बोला, क्या सोचा है शौर्य, क्या तुम दृष्टि की शादी दिव्यांश से कर दोगे? शौर्य बोला, अंकल आपसे दिल की बात कहूँ तो मैं सारी दुनिया भी घूम लूंगा तो भी मुझे दिव्यांश से अच्छा लड़का दृष्टि के लिए नहीं मिलेगा। दिव्यांश सच में बहुत अच्छा है।
जानता भी हूँ कि उसकी बातों से दृष्टि बहुत हर्ट हुई है, लेकिन आज दिव्यांश की आंखों में आंसू देखकर यह भी यकीन हो गया कि दिव्यांश दृष्टि को सच में बहुत प्यार करता है। आपको पता है अंकल, अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए रोने लगे तो समझ जाओ उससे ज्यादा जरूरी उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। सौर की बात सुनकर वरदान अपने ही ख्यालों में खो गया। तभी उसके कानों में फिर से सौर की आवाज आई, अंकल, अगर दृष्टि दिव्यांश से शादी करना चाहती है तो मैं बहुत धूमधाम से दोनों की शादी करूंगा। वैसे भी मैंने आज तक अपनी बहनों को एक भाई की तरह प्यार किया है, लेकिन अब एक बाप की तरह उन्हें डोली में भी बिठा दूंगा। वरदान ने मुस्कुराकर शौर्य के सर पर हाथ रखकर उसके बालों को हिलाते हुए कहा, शौर्य, सच में तुम उम्र से ज्यादा बड़े हो, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर, अपनी बहनों के लिए जान भी दोगे। हाँ, कल अगर मेरी बहनों को मेरी जान की जरूरत पड़ी तो मैं वह भी दे दूंगा। मेरी जिंदगी में मेरी बहनों के अलावा है ही क्या? शौर्य बोला। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? यह सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह बोला, नहीं अंकल, अभी नहीं है। वरदान ने कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। शौर्य थोड़ा हिचकते हुए बोला, अंकल, गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन कोई थी। मतलब अंकल, आप नहीं समझोगे। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, शाम होने वाली है, रेडी हो जाता हूँ। थोड़ी देर में चाचा चाची की सगाई का फंक्शन शुरू हो जाएगा। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। शौर्य अपने कमरे में आकर चेयर पर बैठ गया। शौर्य के कानों में वरदान की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? और तभी शौर्य खड़ा हुआ और अपने लगेज में कुछ ढूंढने लगा। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसे एक पेन हाथ लगा। उसने उस पेन को देखा और अपनी उंगलियों में पकड़कर हिलाने लगा। फ्लैशबैक। शौर्य और शिवाय दोनों ही एग्जाम देने के लिए क्लास में रूम में जा रहे थे। तभी 18-19 साल का लड़का भागता हुआ शौर्य के पास आया और उसे पेन देते हुए बोला, भैया, या लो, उस लड़की ने दिया है। शिवाय ने सीटी मारकर कहा, ओहो, किस लड़की ने दिया है? वह लड़का बोला, अरे शिवाय भैया, आपको नहीं पता, एक लड़की है ना जो शौर्य भैया को हर जगह कभी फूल, कभी ग्रीटिंग कार्ड, कभी चित्र, कभी पेन, यह सब भेजती रहती है। शिवाय ने शौर्य को देखा और शौर्य की आंखों में शर्म फैल गई। शौर्य बोला, यार, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन उस लड़की ने मुझे हर जगह, इवेंट, बाथरूम में भी फ्लावर भेजे हुए हैं। शौर्य ने वह पेन लिया। शौर्य ने उस रिफल को देखा तो उसमें पर्ची लिपटी हुई थी। शौर्य ने खोली, उसमें लिखा था, ऑल द बेस्ट शौर्य, नो डाउट आप इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस आपके लिए। ना चाहते हुए भी शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और उसने खुद ही कहा, थैंक यू मिस इंडिया। शिवाय ने शौर्य के कंधे पर हाथ मारा और कहा, क्या बात है, शौर्य राजपूत आशिक हो गए और मुझे पता भी नहीं। शौर्य हंसता हुआ बोला, अबे साले, ऐसा कुछ नहीं है, वह लड़की सामने नहीं आती। शिवाय हंसता हुआ बोला, हाय शौर्य, लिखे जो खत तुझे वो तेरे नाम के हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। शौर्य ने ही शिवाय की गर्दन को पकड़ा और क्लासरूम के अंदर ले जाते हुए कहा, चल, एग्जाम का टाइम हो गया, अब अपने या खत बाद में लिख लियो। फ्लैशबैक एंड। सगाई का फंक्शन शुरू हो गया। सब रेडी हो चुके थे। शौर्य ने भी व्हाइट कलर की शेरवानी और जीन्स पहनी थी। शौर्य जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया, शिवाय से टकरा गया। शिवाय के टकराने से वह पेन जमीन पर गिर गया। शिवाय ने वह पेन देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। शिवाय बोला, क्या बात है, उस मोहतरमा का पेन अब भी सीने से लगाए हुए है? मिली वह लड़की? शिवाय बोला, नहीं तो काली कलूटी होगी। शौर्य ने रुक कर शिवाय को देखा तो शिवाय ने हंसकर कहा, फिर तो डेफिनेटली पागल होगी। वैसे भी तेरी शादी तो किसी पागल से ही होगी। शौर्य ने भी पलट कर जवाब दिया, तो तेरी शादी कौन सा किसी नॉर्मल लड़की से होगी? तेरी शादी भी पागल लड़की से ही होगी। शिवाय को गुस्सा आ गया और वह हल्का सा गुस्से में बोला, अभी मैंने अपनी छुई को ठीक कर दिया है। यह सुनते ही शौर्य और शिवाय दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शौर्य के दिल में एक अजीब सी धक हुई। शौर्य शिवाय की आंखों में देखता रहा। शिवाय भी इस वक्त बिना भाव के शौर्य को देख रहा था। ना चाहते हुए भी शिवाय के दिल की बात बाहर आ गई। शिवाय अपनी बात को सही करता हुआ बोला, मेरा मतलब है कि आर्या को मैंने ठीक कर दिया, तो अपने साथ उसे ले जा सकता है। शिवाय इतना कहकर शौर्य के सामने से चला गया। शौर्य शिवाय को जाता हुआ देख रहा था। शौर्य को जिस चीज का डर था वही हुआ। शिवाय को आर्या से प्यार हो गया, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं था। शौर्य के दिल में आर्या को खोने का डर पैदा हो गया। शौर्य जानता था, अगर उसने अपना प्यार एक्सेप्ट कर लिया तो आर्या को कभी भी शौर्य को नहीं देगा, हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। शौर्य अपने ही उधेड़ बन में था
कि उसके कानों में वरदान की आवाज आई, शौर्य बेटा चलो नीचे चलते हैं। शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने इमोशंस को जल्दी से कंट्रोल किया, फिर वरदान के साथ नीचे चला गया। सिवाय जब कमरे में आया तो आर्या तैयार हो चुकी थी। आर्या ने एक ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। वह यही लहंगा था जिसे आर्या ने सिवाय के साथ शॉपिंग करते हुए खरीदा था, जिसमें वह हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत तो सिवाय को आर्या कभी नहीं लगी। उसने पहली बार आर्या को लहंगे में देखा था और सच में आर्या कहर ढा रही थी। सिवाय ने भी लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता पैजामा पहना था। सिवाय ने जानबूझकर आर्या से मैचिंग नहीं की थी, बल्कि अनजाने में ही दोनों के कपड़े मैच कर गए थे। सिवाय की नजर आर्या पर गई। आर्या का हल्का सा मेकअप, खुले बाल, होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक। आर्या सिवाय को एक नजर देख लेती तो सच में सिवाय को तो हार्ट अटैक आ जाता। आर्या मिरर के सामने खड़ी होकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी और सिवाय कंटिन्यू आर्या को देख ही रहा था। सिवाय आर्या को देखना नहीं चाहता था, लेकिन आर्या की खूबसूरती सिवाय की नजरों को खींच रही थी। सिवाय ने जब पहली बार आर्या को देखा था तो अट्रैक्ट तो वह आर्या की खूबसूरती पर तभी हो गया था, लेकिन उसने अपने दिल को जैसे तैसे मना कर रखा था। लेकिन आज तो उसका दिल उछल उछल कर आर्या के पास जा रहा था। आर्या का ध्यान जब सिवाय पर गया तो उसने बिना कि सिवाय की आंखों की तरफ देखे इशारों में पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ। सिवाय ने आर्या के इशारों को ध्यान ही नहीं दिया। वह तो बहुत गहराई से आर्या को देख रहा था। आर्या थोड़ा सा सिवाय के नजदीक आई और उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए फिर इशारा किया। मैं कैसी लग रही हूँ। सिवाय का तो जैसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं था। वह आर्या के नजदीक जाने लगा। आर्या को बहुत अजीब सा लग रहा था। वह 2 कदम पीछे हट गई। सिवाय 1 कदम और आगे बढ़ गया। इस वक्त आर्या को सिवाय के सामने बहुत घबराहट हो रही थी। जब वह थी भाई के साथ बहुत कंफर्ट फील करती थी। सिवाय धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था और आर्या अपने लहंगे का दुपट्टा अपनी मुट्ठी में भींच कर पीछे पीछे हट रही थी। आर्या पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। सिवाय भी आर्या की खूबसूरती में खोता हुआ आर्या के करीब आ गया। सिवाय की नजरें आर्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह कंटिन्यू अपनी आंखों को नीचे किए हुए जमीन में देख रही थी। ऐसे तो आर्या की सारी फीलिंग डेवलप हो चुकी थी, लेकिन यह फीलिंग अलग थी। यह एहसास अलग था। इस एहसास को आर्या समझ नहीं रही थी। यह एहसास आर्या को अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। इस फीलिंग से आर्या घबरा भी रही थी और कहीं न कहीं उसे सुकून भी मिल रहा था। सिवाय ने आर्या के चेहरे को अपने हाथों से छुआ और ना चाहते हुए भी अपने होंठ आर्या के माथे पर रख कर हल्का सा चूम कर कहा, छुई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। आर्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। सिवाय अब भी आर्या को ही देख रहा था। सिवाय का मन नहीं था कि वह अपनी छुई मुई से नजरें हटा ले। उसकी नजरों ने जैसे उसकी बात मानना छोड़ दिया था। सिवाय आर्या से थोड़ी दूर गया, लेकिन फिर आर्या के पास आकर अपने होंठ उसके कानों के पास ले जाकर बोला, छुई मुई एक किस कर लूं। सिवाय की बात सुनकर आर्या की तो सांसें रुक गई। वह अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। सिवाय आर्या की घबराहट को महसूस भी कर रहा था, लेकिन आज तो सिवाय सच में मजबूर था। सिवाय ने फिर से एक ठंडी आवाज में कहा, प्लीज छुई मुई बस एक करने दो। आर्या ने अब भी आंखें नहीं खोली और ना में गर्दन हिला दी। सिवाय आर्या के और करीब चला गया और उसने आर्या की गर्दन और अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, अपने सिवाय की इतनी सी बात नहीं मानोगी। आर्या ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। सिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। सिवाय बोला, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। सिवाय जैसे ही पलटा, आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने अब भी सिवाय की तरफ नहीं देखा। उसने अपनी गर्दन झुकाए हुए थी। आर्या से बर्दाश्त नहीं हुआ कि सिवाय उससे दूर जाए। सिवाय तो पहले ही अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज था, लेकिन आज आर्या को तो सच में अपनी फीलिंग का कोई एहसास नहीं था। लेकिन जब सिवाय ने उससे कहा कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तो आर्या को बहुत बुरा लगा। इसलिए उसने झट से सिवाय का हाथ पकड़ लिया। सिवाय ने जब महसूस किया कि आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, सिवाय के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। सिवाय ने आर्या को देखकर बोला, तो फिर कर लूं आज। आर्या ने सिवाय का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन फिर से ना में गर्दन हिला दी। आर्या की मासूमियत देखकर सिवाय को आर्या पर और प्यार आ रहा था। सिवाय ने आर्या से अपना हाथ छुड़ाया और अपना एक हाथ आर्या की कमर में डालकर खुद से सटाकर कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करता, अब मुझे अच्छे से गले तो लगा लो। आर्या ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपने दोनों हाथ सिवाय के कमर पर लपेट लिए।
आर्या ने अपना सिर शिवाय के सीने में छुपा लिया। शिवाय ने भी अपनी बाहें कस दी। शिवाय ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आज वह आर्या को फील कर रहा था। आर्या भी अपनी आंखें बंद करके शिवाय को महसूस कर रही थी। कुछ मिनट ऐसे ही खड़े रहने के बाद शिवाय के चेहरे पर फिर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, छुई मुई किस तो मैं करके रहूंगा। आखिर तुम इतनी सुंदर जो लग रही हो, एक किस तो बनती है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था मुझे तुम्हें किस करना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर की फीलिंग और डेवलप हो जाए। तो आज तुम्हारे अंदर की सारी फीलिंग डेवलप कर ही देता हूँ। शिवाय की मुस्कान से साफ पता चल रहा था कि वह मुस्कान प्यार की मुस्कान है, वह मुस्कान मोहब्बत की मुस्कान है, वह मुस्कान आर्या को पाने की मुस्कान है। शिवाय ने प्यार से एक हाथ आर्या के गालों पर रखा, उसे हल्का सा उठाया, फिर झुककर आर्या के होठों को कैप्चर कर लिया। आर्या की तो जैसे सांसें ही रुक गई। आर्या को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शिवाय ऐसी कोई हरकत करेगा, लेकिन शिवाय ने तो आर्या के गले लगने का फायदा ही उठा लिया। एक प्यारी सी किस के बाद शिवाय ने अपना माथा आर्या के माथे पर लगाकर कहा, सॉरी छुई मुई, लेकिन तुम सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक किस तो बनती थी। आर्या ने शर्माकर अपना चेहरा फिर से शिवाय के सीने में छुपा लिया। आर्या के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा था कि उसने भी कहीं न कहीं इस किस को एन्जॉय किया था। शिवाय ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मन तो नहीं है तुम्हें छोड़ने का, पर क्या करूं, तुम्हारे भाई ने देख लिया तो बवाल मचा देगा। दूसरी तरफ दिव्यांश ने पूरे कमरे में कपड़े फैला कर रखे हुए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या पहने। पैंथर अपने हाथ बांधे दिव्यांश को देख रहा था। सच में दिव्यांश बदल गया था। पैंथर बोला, सर क्या कर रहे हो, पूरा कमरा फैला दिया, आखिर आप ढूंढ क्या रहे हो। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और बेड की तरफ देखकर कहा, यहाँ पहले ही बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे, यार सारे कपड़े पुराने हो गए, क्या पहनूं। दिव्यांश की स्टेटमेंट सुनकर तो पैंथर की आंखें बाहर आ गई। पैंथर बोला, सर यह कपड़े आपने एक बार से ज्यादा नहीं पहने हैं और आप कह रहे हैं या पुराने हो गए, आपको हो क्या गया है। दिव्यांश अपने सर को हल्का खुजलाते हुए बोला, यार पहन कर तू नहीं समझेगा, दृष्टि भी तो होगी, भाभी होगी तो क्या उन्हें दिखाई थोड़ी ना देता है। पैंथर ने हैरान होते हुए कहा, मुझे तो दिखाई देता है, मैं अंधा थोड़ी हूँ, मुझे तो अच्छे से तैयार होना है। दृष्टि तो कुछ भी पहन लेती है, उसमें भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो कभी ब्लैक और डार्क ब्लू कलर के अलावा कलर ही नहीं पहनता। दिव्यांश बोला। दिव्यांश फिर से फैले हुए कपड़ों में से कपड़े ढूंढने लगा। आखिर दिव्यांश भी तो हर्षवर्धन का ही भतीजा था, इतनी जल्दी कैसे सेटिस्फाई हो जाता। दिव्यांश भी हर्षवर्धन की तरह कपड़े उठाकर अपने बदन पर लगाकर खुद को मिरर में देखता। पैंथर ने जब दिव्यांश का पागलपन देखा तो हंसकर मन में कहा, वह तो दृष्टि भाभी का फिगर इतना मेंटेन नहीं है, तब यह इतना पागल है। अगर वह मॉडल जितना फिट होती तो पता नहीं क्या करती। पैंथर को भी कहाँ पता था कि दृष्टि प्रेग्नेंट है। फाइनली बहुत कपड़े ढूंढने के बाद दिव्यांश ने एक ब्राउन कलर का कुर्ता निकाला। उसके गले पर थोड़ी सी कढ़ाई थी। दिव्यांश को ज्यादा हैवी कपड़े पसंद नहीं थे, इसलिए उसने उसी कुर्ते को पहनना डिसाइड किया। दिव्यांश रेडी हुआ तो बहुत स्मार्ट लग रहा था। दिव्यांश ट्रेडिशनल कपड़े कम ही पहनता था, लेकिन जब पहनता था उसमें उसका लुक अलग ही नजर आता था। ब्राउन कलर के कुर्ते पजामे में दिव्यांश सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। दिव्यांश ने तैयार होकर पैंथर की तरफ देखकर मुस्कुरा कर पूछा, अब बता पैंथर कैसा लग रहा हूँ। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपको कोई भी पहचान नहीं सकता, पैंथर ने जवाब में बोला। दिव्यांश ने कहा, तू तो भी कुछ पहन ले, या लोअर टी शर्ट में ही सगाई का फंक्शन अटेंड करेगा। पैंथर ने कबर्ड की तरफ नजर घुमाई। पैंथर ने उसमें से एक कमीज उठाई और फिर उसकी पैंट ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक ट्राउजर पर पड़ी। पैंथर ने उस ट्राउजर को भी उठा लिया। दोनों को एक साथ देखा और उसे दोनों परफेक्ट लगे, जबकि वह दोनों एक दूसरे के पैंट नहीं थे। पैंथर कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। दूसरी तरफ वीरा भी विराज को तैयार होने में हेल्प कर रही थी। विराज ने एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी। विराज पैरों पर तो हमेशा से यह कपड़ा डालकर रहता था। वीरा ने वाइट कलर का अनारकली सूट पहना था।
वीरा उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, मीडियम साइज इयररिंग, माथे पर छोटी सी स्टोन की बिंदी, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। वीरा तो खुद को आईने में देख रही थी। विराज ने पीछे से कहा, कब तक निहारोगी अपने आप को? चलो हम भी चलते हैं। वीरा पलटकर बोली, सर देखिए ना, मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने पहली बार इतनी महंगी ड्रेस पहनी है। देखिए सूट कितना सिंपल है लेकिन फिर भी कितना प्यारा लग रहा है। वीरा पलटकर विराज की तरफ देखकर बोली, सर बड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए, पर क्या आप मेरी खूबसूरती की तारीफ में 2 अल्फाज कहेंगे? वीरा तो जानबूझकर शर्माने का नाटक करने लगी। विराज को हंसी आ गई। विराज अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ बोला, बस भी करो यह नौटंकी। वैसे किसने कहा तुम खूबसूरत हो? विराज की बात सुनकर वीरा को गुस्सा आ गया और वह विराज के सामने अपना चेहरा ले जाती हुई बोली, आपको दिखाई नहीं देता? या देखे मेरी आंखें कितनी मोटी मोटी हैं और कितनी घनी पलके। यह देखिए मेरे होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह हैं और या मेरे गाल जो नेचुरल गुलाबी हैं। आपकी हाई सोसाइटी की लड़कियां दुनिया भर का मेकअप करती हैं तब भी मेरे जैसे गुलाबी गाल नहीं होते। या देखो मेरी गर्दन एकदम सुराही जैसी है। या देखिए मेरा रंग दूध को भी फेल करता है। और आप कह रहे हैं मैं खूबसूरत नहीं हूँ। वीरा का मुंह बन गया क्योंकि उसे लगा कि एक बार ही सही लेकिन विराज उसे कहेगा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वीरा ने जब यह सारी बातें कही तो विराज का ध्यान सच में वीरा की खूबसूरती पर गया। विराज ने वीरा को देखकर मन ही मन खुद से कहा, सच तो कह रही है वीरा, कितनी तो सुंदर है सच में। वीरा के होंठ, वीरा का रंग, वीरा की आंखें, सब कुछ परफेक्ट तो है। विराज एक सेकंड के लिए वीरा की खूबसूरती में खो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, चलिए सर बाहर चलते हैं। वैसे भी आपको तो मैं खूबसूरत लगती ही नहीं हूँ। जैसे ही वीरा हल्का सा आगे बढ़ी, विराज ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वीरा बैलेंस नहीं बना पाई और सीधा विराज की गोद में जा गिरी। विराज ने वीरा को देखकर कहा, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं? या कहते हुए भी डरता हूँ कहीं भूल से तू यह समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। वीरा भी कहाँ कम थी, वह भी विराज की बातों का जवाब देते हुए बोली, मेरे दिल में कसक-सी होती है तेरी राहों में जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से या न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। वीरा और विराज दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। विराज बोला, सर सवाल जवाब है तुम्हारे पास? वीरा हंसते हुए विराज की गोद से उठ गई और वीरा विराज की व्हील चेयर के पीछे गई और उसे धकेलते हुए बोली, बस कीजिए सर, कितना हंसाएंगे। पर क्या बात है, आपको भी रफ़ी साहब के गाने अच्छे लगते हैं? मेरे भी रफ़ी साहब बहुत फेवरेट हैं। वीरा विराज की व्हील चेयर धकेलती हुई पार्टी में आ गई। हर्षवर्धन की नज़र जैसे ही विराज की मुस्कुराहट पर पड़ी, हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन ने भी विराज को 1 साल बाद मुस्कुराते हुए देखा था। उस एक्सीडेंट ने तो सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन धीरे-धीरे रघुवंशी फैमिली दोबारा से हंसने मुस्कुराने लगी थी। हर्षवर्धन ने वीरा को देखा जो विराज की बात पर हंस रही थी। हर्षवर्धन ने मन ही मन खुद से कहा, यह सिवाय कभी-कभी काम तो अच्छे करता है, पता नहीं इस प्यारी सी लड़की को कहाँ से लेकर आया, जो विराज की जिंदगी में खुशियां भर रही है। इस लड़की ने मेरे विराज को हंसना मुस्कुराना सिखा दिया है। क्या सगाई में सबको पता चल जाएगा कि दृष्टि प्रेग्नेंट है? क्या सिवाय सच में आर्या को प्यार करने लगा है या सिर्फ एक दिखावा है शौर्य से बदला लेने का? जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।